नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। ये कहानी है क्राइम की और कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली की घटना है। दिल्ली के सरदार विहार इलाके में एक सुनसान जगह होती है जहां लोगों की आवाजाही अक्सर कम रहा करती है। सुबह सुबह का टाइम था, लोग अपनी ड्यूटी या अपने काम धंधे के लिए उस सड़क से गुजरते हैं जो सुनसान इलाके से गुजरती है। तभी किसी की नजर पड़ती है, सड़क के किनारे एक आदमी पड़ा हुआ होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो जला हुआ होता है। उसकी बॉडी 85% तक जल चुकी होती है, लेकिन नजदीक से जाके जब देखते हैं तो वो लगता है कि उसकी सांसें चल रही है। तभी उनमें से किसी ने पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके बुलाया जाता है। पुलिस को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक आदमी पड़ा हुआ है जो जला हुआ है और लेकिन उसकी सांसें चल रही है। पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है। पुलिस की टीम जैसे ही मौके पे पहुंचती है तो उस व्यक्ति की हालत देखती है तो वो वाकई में काफी गंभीर हालत में वहां पर था। तो पुलिस उसे उठा करके नजदीकी एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा देती है। डॉक्टरों की टीम उसको बचाने का प्रयास करती है और काफी कोशिशों के बाद में उसकी सांस से की डोर जो हो थमी नहीं थी, उसी को संभालने की डॉक्टरों की टीम कोशिश करती है और जीवन बचाने के सभी प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद पुलिस चाहती है कि वो होश में आकर ये बयान दे कि आखिर वो कौन है, उसकी पहचान क्या है, लेकिन पुलिस का इंतजार करने के बाद भी वो कुछ नहीं बता पाता। तो पुलिस उसकी बारीकी से जांच करती है उसकी बॉडी की। तो उसकी जेब में उसका एक पर्स मिलता है जिसमें उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड, उसके घर के फ़ोन नंबर वगैरह पुलिस को मिल जाते हैं। उसी के आधार पर पुलिस उसके घर पे फ़ोन करती है। उसके माता पिता को सूचना दी जाती है कि आपके बेटे के हमें इस तरह से इस हालात में हमें मिला है, जो जला हुआ है और हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है, आप आकर के उनसे मिल लीजिए, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद उसकी माँ और बाप दोनों चले आते हैं हॉस्पिटल और आके देखते हैं तो उसकी वो शौक रह जाते हैं कि आखिर उसके बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार या इस तरह की घटना को अंजाम किसने दिया। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो लगातार पुलिस से ये पूछने की कोशिश करती है आखिरकार उसके बेटे को किसने जलाया, वो किस हालत में आपको मिला। तो पुलिस उसके बारे में बताते हैं कि हमारे पास एक अनजान 100 नंबर पे कॉल आया था और जिससे हमें पता लगा कि एक सरता बिहार इलाके में एक आदमी जो जला हुआ है लेकिन उसकी सांसें चल रही है। तब मौके पर टीम पहुंची और पुलिस की टीम ने उठाकर इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और यहाँ डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही है तो पुलिस को ये समझ में आ जाता है कि ये घटना एक अजीब तरह की है, क्योंकि किसी की कोई दुश्मनी होगी तो वो चाकू से मारेगा या उसको गोली मार देगा। लेकिन पुलिस के सामने ये एक अजीब तरीके का केस था जिसमें एक आदमी को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जल नहीं पाता है, मर नहीं पाता है और उसकी जान बच जाती है और पुलिस उसको लाके डॉक्टरों के पास भर्ती करवा देती है और वहां उसका इलाज चलता है। पुलिस को पता लगता है कि उस लड़के का नाम वेद होता है और वेद आखिर कौन है, किस तरह से उसको इस हालत में पहुंचाया, उसके माँ बापों से पूछने की कोशिश करती है। तो उसके माँ बाप उस बात से अनजान होता है कि वेद को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी पुलिस ये नहीं पता कर पाती कि आखिर कौन है, क्योंकि वहां उस इलाके में जहां उसकी बॉडी मिली थी या उस घटना स्थल के आसपास कोई भी ऐसा सीसीटीवी कैमरा पुलिस को नहीं मिलता है जिसमें वो कोई फुटेज इस तरह की बरामद कर सके जिससे कोई सबूत पुलिस के हाथ लगे। अब पुलिस के पास सिर्फ इंतजार होता है उसका होश में आने का। जब वो लड़का होश में आने की पुलिस लगातार इंतजार करने के बाद में भी वो अपनी जगह से कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी 85% जल चुकी थी, उसके हाथ भी जल चुके थे, पैर भी जल चुके थे। अब पुलिस चाहती है कि उसके हाथ से कुछ लिखवा कर ये पता किया जाए आखिर उसको किसने इस घटना अंजाम तक पहुंचाया है, लेकिन वो हाथों से लिखने में असमर्थ था क्योंकि उसके हाथ पूरी तरह जल चुके थे। ना पुलिस को वो इशारे से कुछ समझा पाता था। लगातार जिंदगी से लड़ते हुए 10 दिन बीत जाते हैं और 10 दिन बाद में वेद नाम का जो लड़का होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके घर वाले बहुत दुखी होते हैं। वो शादीशुदा इंसान होता है, उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है कल्पना। वो भी रो रो के पुलिस के सामने बहुत कोशिश करती है पुलिस से जानने की आखिरकार मेरे पति के साथ ऐसा हुआ क्या। पुलिस मृत्यु हो जाती है तो पुलिस उसकी लाश उसके परिवार वालों को सौंपते हैं। पुलिस उसके परिवार वाले उसकी लाश का अंत्येष्टि कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचती है जहां पर उसकी बॉडी उस हालात में मिला था और उस घटना की बारीकी से जांच करती है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली रहते हैं। पुलिस लगातार कोशिश करती रहती है लेकिन पुलिस को उसके बारे में कुछ पता नहीं लगता आखिर क्यों कार उसको किसने यहाँ पर जलाकर डाल दिया है या यहीं आग लगाई गई है। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय बीतने के बाद साथ ही ये जांच एक ठंडे बस्ते में चली जाती है
उसका परिवार लगातार कोशिश करता है, पुलिस के पास रोज आता है नई उम्मीद लेके कि आज हमें कुछ नया जानने को मिलेगा वेद के बारे में। पुलिस को कोई ना कोई सूचना मिली होगी कि आखिरकार हुआ क्या है। काफी दिन बीत जाने के बाद में उसके घर वाले सिर्फ गुस्सा और इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, और फिर इंतजार करने लगते हैं कि किसी ना किसी तरह पुलिस को कुछ ना कुछ इस मामले में कुछ नया मिले, जिससे ये पता लग सके कि वेद को आखिरकार किसने जलाया है। समय बीतता है, दिन सामान्य होने लगते हैं और पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। उसके घर वाले बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही उसके घर वाले अपने घर पहुंचते हैं तो कुछ दिनों बाद में कल्पना का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। वो हंसी खुशी किसी से फोन पे बातें करने लगती है, हंसती रहती है, और उसका व्यवहार में ऐसा लगता ही नहीं कि उसके पति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो दुखी नहीं थी जिस तरह से उसके माँ बाप या कोई पत्नी दुखी होती है। तो उसके घर वालों को शक हो जाता है। वेद के पिताजी होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, वो एक दिन कल्पना का मोबाइल लेकर के उसमें एक डिवाइस लगा देते हैं जिसमें वो रिकॉर्डिंग हो सके आखिर क्या वो क्या बातें करती है, किससे बात करती है। बात करने के बाद में सिलसिला चलता है तो उसकी रिकॉर्डिंग में एक दिन एक बात सामने आती है। वो किसी से कह रही होती है कि आप उसको तो इतना तड़फाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे भी उसको मार सकते थे, लेकिन आपने उसको इतनी तड़प भरी मौत दी जिससे बेचारा वो तड़प तड़प के मरा है। ये बातें जब उसके माँ बाप को पता लगती तो वो मोबाइल उठा करके सीधे पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस को मोबाइल दे दिया जाता है। पुलिस उस मोबाइल की जांच करती है तो पुलिस को उसमें कई तरह के वीडियो मिलते हैं, कई तरह के चैट मिलते हैं, और कोई रिकॉर्डिंग कॉल मिलती है जिसमें पुलिस भी ये सुनती है। वो कहती है किसी शख्स से, जो कहती है कि आप उसको इतनी कठिन मौत नहीं देनी चाहिए थी, इतनी तरफदार मौत नहीं देनी चाहिए थी, आप उसको डायरेक्ट सीधे भी मार सकते थे, लेकिन बेचारे को आपने तड़फा तड़फा के मारा, ये गलत हुआ। जब पुलिस को ये बातें पता लगती है तो पुलिस को ये तो पता लग जाता कि उसकी मारने की साजिश में उसकी पत्नी भी शामिल है, और पत्नी किससे बात करती है अब पुलिस के सामने ये बात खोज करना जरूरी था। पुलिस जब इसकी जांच करती है तो पुलिस को वो नंबर मिलता है जिस पे वो बातें करती रहती है, और बात करने के दौरान पता लगता है पुलिस को कि एक योगेश नाम का लड़का है जिससे वो बातें करती है, और इन्हीं मोबाइल की चैटिंग की और रिकॉर्डिंग की वजह से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है आखिर वेद से उसकी क्या दुश्मनी थी और उसने क्यों मारा। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही तो पुलिस के सामने एक नया राज खुल के आता है। वो राज ये होता है कि जो कल्पना नाम की लड़की होती है, जो वेद की पत्नी होती है, उसका योगेश का नाम का एक प्रेमी होता है जिससे वो शादी से पहले प्यार करती है, लेकिन घर वाले और पारिवारिक दबाव के और समाज के डर की वजह से वो वेद से शादी कर लेती है, जो परिवार की रजामंदी से अरेंज मैरिज होती है। और वो शादीशुदा होने के बाद में भी वो योगेश के संपर्क में रहती है, योगेश से लगातार बातें करती रहती है, तो उसको वेद को शक हो जाता है कि आखिर मेरी पत्नी किससे बातें करती है, क्यों बातें करती है। वेद को जब इस बात का पता लग जाता है कि उसकी पत्नी के संपर्क किसी और से है, उसके बारे में वो पता करने लगता है। बीबी के साथ कुछ उसकी बातचीत होती है तो उसकी पत्नी को ये शक हो जाता है कि वेद अब उसको छोड़ देगा या उसके साथ मारपीट करेगा। इसी के चलते वो डर जाती है और योगेश को फोन करती है, और वो अपनी बारे में बताती है कि हमारे बारे में जो सब कुछ वेद को पता लग गया है, अब वेद उसके साथ शायद कुछ गलत करेगा। इसी के डर के चलते हुए वो एक प्लान बनाते हैं वेद को अपने रास्ते से हटाने का। और एक दिन वो सरता बिहार इलाके में आती है, वहां से फोन करती है वेद को और कहती है कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, आप मुझे लेने आ जाइए। लेकिन वेद जो था वो कभी कभी शराब पिया करता था। उस दिन भी उसने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में वो कल्पना को लाने के लिए उस इलाके में पहुंच जाता है जो बिल्कुल सुनसान होता है, और वहीं पे कल्पना के साथ उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है योगेश, वो खड़ा रहता है। जैसे ही उसको देखता है तो उन लगता है कि आज इन्होंने शराब पी रखी है, नशे में है, शायद कोई कुछ नहीं कर पाए, आज मौका था उसको अपने रास्ते से हटाने का। दोनों मिलकर के उस पर पेट्रोल डालते हैं वेद पे और उसको आग लगा देते हैं। जब आग उसको पूरी तरह से लग जाती है तो उसको वैसी हालात में छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। वो इलाका इतना सुनसान था कि वहां आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। ये दोनों ये बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस घटना को जो अंजाम तक दे रहे हैं उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। उसके बाद वो चले जाते हैं और उसके बाद पुलिस को उसकी घटना स्थल से उसकी बॉडी मिलती है, जहां एडमिट करवाते हैं, उसका इलाज चलता है। और जब पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये सब बातें कबूल कर लेते हैं, अपने गुनाह को स्वीकार कर लेते हैं, और पुलिस उनको जेल पहुंचा देती है। माँ बाप की काफी कोशिशों के बाद अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की जो लगन थी उनमें, जो
वो चाहते थे कि हमारे बेटे को जिसने इस घटना के अंजाम तक पहुंचाया उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसी के चलते उसके पिता और उसकी माँ काफ़ी कोशिशों के बाद ये सबूत इकट्ठे करते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं और पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके जेल के पीछे पहुंचा देती है। कल मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।